जी स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो हमारी मीटिंग थी, जो हमारी पिछली स्लाइड्स थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि राजा दैर जो था, जो कमरान था सिंध का, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया और उसने उस पर हमला किया और सारे इलाके पे वो काबिज हो गया। इवन पंजाब पे भी वो मुल्तान तक पे कश्मीर की तरफ जा रहा था वो, कि रास्ते में ही उसे जो नया खलीफा आया सलमान बिन अब्दुल मालिक, वलीद बिन अब्दुल मालिक का जो भाई था, और उसने उसे वापस बुला लिया। और देन वो रास्ते में ही ये जब रास्ते में था तो उसकी वफ़ात हो गई, उसका वो मर गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन-सी वजूहात थी, वो कौन-सी रीज़न्स थी, वो कौन-कौन सी थ्रेट्स थे या कौन-कौन सी बातें कि वैसे बिन कासिम जो था वो यहाँ पर आया, और ना सिर्फ यहाँ पर आया बल्कि उसने जो उसका चचा था जज बिन यूसुफ, उसने बाकायदा एक पूरी फुल फ्लेज जो वार थी सिंध के खिलाफ और सिंध के हुक्मरानों के खिलाफ, बाकायदा खलीफा इजाज़त लेकर, खलीफा की डिग्री लेकर, तो उन्होंने एक फुल फ्लेज वार जो क्यों सिंध के खिलाफ शुरू की। तो उसकी जो उस पे जहाँ तनकीद होती है ना, मैं पहले वो डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है कि जो हम तारीख पढ़ रहे हैं तो उसका जो मकसद है वो फिर अधूरा रह जाएगा अगर हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो लोग तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि बिन कासिम यहाँ पर जो आया था वो इस्लाम फैलाने नहीं आया था। तो हम पीछे मैंने आपको सारी रीज़न्स बताई हैं, हमने वो टाइमलाइन सारी पढ़ी है बेसिकली, कि क्यों क्या-क्या हुआ और कैसे वो यहाँ पर आए हम। तो टाइमलाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उस वो जो हमने पीछे टाइमलाइन डिस्कस की है, वो जो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा है, फैक्ट्स देखे हैं हमने, अब उनको बस हमने यहाँ पे समराइज़ करना है, और वो 3 पॉइंट्स थे। पहली बगावत, जो लाफ़ी ब्रदर्स थे जिन्होंने बगावत की थी और उमवी सल्तनत के खिलाफ। और देखें, कोई भी सल्तनत, कोई भी एम्पायर, चाहे वो छोटी हो को बड़ी हो, वो अपने खिलाफ बगावत तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। बगावत भी ऐसी हो फिर कि वो मुखालिफ जो थे उनके साथ जाके मिल जाएँ, और पूरा एक इलाका जो है उस पे काबिज़ हो जाएँ, फिर वो उन पे हमला किए जो भाग कर सिंध की तरफ चले जाएँ। तो वो कोई भी जो स्टेट थी, कोई भी रियासत थी, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। सेकंड जो रीज़न्स थी वो थी इंसिडेंट ऑफ दीपल, जो जिसकी वजह से जो बिन कासिम था वो यहाँ पर आया। जब दीपल का वाक़या हुआ तो उससे के बाद जाज बिन यूसुफ ने 2 लश्कर यहाँ भेजे थे, जो 2 मुहिम्स, 2 एक्सपीडिशंस थी उसने यहाँ पर भेजी थी। बट दोनों जो एक्सपीडिशंस थी वो नाकाम हो गई हैं। एक ये थर्ड जो उसने एक्सपीडिशन भेजी थी वो अपने भतीजे और अपने जो दामाद था उसका, मोहम्मद बिन कासिम, उसकी सरबराही में उसने एक पूरी और जदीद हथियारों के साथ जदीद जो फ़ौज थी एक, और मुकम्मल से कहते हैं ना कि उस वक़्त की जो भी तकाज़े थे, जदीद तकाज़े, उनसे लैस करके बिन कासिम को उसने यहाँ पर भेजा था। तो ये सेकंड जो वाक़या था वो इंसिडेंट ऑफ दीपल का था, जब बिन कासिम यहाँ पर आया था। वो तो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इंसिडेंस हुआ क्या था बेसिकली। जो पायरेट्स थे उन्होंने जो एक जहाज़ जा रहा था, इसके अंदर तोहफ़े वग़ैरह जा रहे थे, और श्रीलंका का जो राजा था, सेलोन का जो राजा था, वो जारज बिन यूसुफ को भेज रहा था। तो रास्ते में पायरेट्स ने वो कब्ज़ा करा। तो ये सेकंड रीज़न थी, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, डिटेल से इसको डिस्कस नहीं करता। थर्ड जो था और लास्ट जो रीज़न थी, टू क्लियर द ट्रेड रूट ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, जो आज का इंडियन ओशन है, या बे ऑफ बंगाल, ये जो पाकिस्तान जो इंडिया के साथ जो बहरी हदूद लगती है सारी है, तो ये अगर आप देखें तो ये सारा जो इलाका था उनकी तजारत के लिए बड़ा अहम था। तो वो इस सारे इलाके को अपनी ट्रेड के लिए ओपन कर रहे थे बेसिकली, और इसको इसको वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो इसलिए ये सारा का सारा जो इलाका था वो ज़रूरी था, अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो उस इलाके को क्लियर करें। और उस तरह का वाक़या अभी दीपल का वाक़या हुआ था, पायरेट्स ने, जो बहरी कज़ाक थे, जो बहरी डाकू थे, उन्होंने हमला किया, तो अभी दोबारा वाक़या इस तरह का ना हो। तो ये थर्ड रीज़न्स थी इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। ये तो अब देखिए क्लियर हो चुका है यहाँ पे, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी ये कहते हैं कि वो यहाँ पे इस्लाम फैलाने नहीं आया था। हाँ, उसके बाद इस्लाम फैला ज़रूर, ये एक फैक्ट है, हमें उसको मानना चाहिए। लेकिन वो इस्लाम फैलाने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया था, वो जिहाद करने बिल्कुल भी नहीं आया था, ये फैक्ट है। इस हद तक हम जो एक तनकीद करने वाले लोग हैं उनकी बात को मानते हैं हम, जी ठीक है, इट्स ओके। हम अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो तनकीद मज़ीद वो आगे करते हैं वो भी हम देखते हैं। जी, ये देखें, आपको सिंध का उस वक़्त का नक्शा नज़र आ रहा है। ये उस वक़्त राजा दैर था, वो चच जो सल्तनत थी जिस पे उसका दादा सबसे पहला हुक्मरान था, फिर उसका बाप, और फिर राजा दैर खुद था। तो ये उसका नक्शा है, एक नक्शा मैंने आपको दिखाया है। सेकंड जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने अब वो कहा था कि हम तलाश करें कि हीरो कौन है, हू इज़ द हीरो, हीरो कौन है? कि जो
भी पिछले दिनों एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी मुहिम जारी थी हीरो के हवाले से। तो हम उस हीरो को तलाशेंगे, हम उस हीरो को ढूँढेंगे कि हमारे लिए हीरो कौन है या वैसे ही हीरो कौन है। तो हम फैक्ट और फेक्ट जाते हैं और देखते हैं कि हीरो कौन है। हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को देखते हैं, फिर आप पर छोड़ूँगा, आप अपने दिमाग से सोचिएगा, आप देखिएगा हीरो कौन है। मैं आपको जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँगा। जी, राजा दहर, ही वाज़ द रूलर ऑफ सिंध। इस सिंध का हुक्मरान था, जैसे हम स्टडी कर चुके हैं। उस वक़्त मोहम्मद कासिम के साथ जो लड़ा था, तो ये सिंध का हुक्मरान था। थर्ड रूलर ऑफ चच डायनेस्टी, जो चच सल्तनत थी, चच की अंपायर थी, उसका तीसरा रूलर था। मैंने जैसे पहले बताया, इसका जो बाप था, सॉरी इसका दादा था, वो पहला हुक्मरान था, देन इसका बाप और देन ये। अब इसका दादा जो था वो सल्तनत का हुक्मरान कैसे बना? वह यूं था कि इस जो चच डायनेस्टी थी, इससे पहले, अच्छा ये चच जो डायनेस्टी थी, ये मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ये ब्राह्मण से, इसका दादा जो है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण फैमिली से थे, ये हिंदू थे। इससे पहले जो डायनेस्टी थी राय डायनेस्टी थी, और वो बुद्धिस्ट के मानने वाले थे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ना, आप ये चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब वो बुद्धिस्ट के मानने वाले थे, ठीक है। उसकी जो गवर्नमेंट थी वो ओवरथ्रोन की, राइट, जो उसका दादा था राजा दैर का, तो उसको जब उन्होंने ओवरथ्रो किया, तो अब उसके एम्पायर के अंदर तो अवाम मैक्सिमम हिंदू बुद्ध मत के मानने वाले थी, ठीक है। और वो बुद्ध मत के बचा गए, सल्तनत खुद बुद्ध मत के मानने वालों की, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट की मेजोरिटी थी। अब देखें, जब राय डायनेस्टी के ऊपर जब कब्जा उन्होंने कर लिया, ये हुक्मरान बन गए हो, तो दिस एम्पायर हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब इसके एम्पायर के अंदर ब्राह्मण्स का, हिंदुओं का और बड़ा इन्फ्लुएंस था। हम ये चीज जो है ना इसके अंदर, ये अब देखें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मजहब का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक तो खानदान तो चेंज हुआ ही हुआ, अब मजहब का भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब यही होता है। अब इंडिया के अंदर देखिए, इस वक्त बीजेपी हिंदू मेजोरिटी जो है ना, वो इस वक्त हुकूमत कर रही है। तो वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, तो उन पे वो जो कुछ हो रहा है वो आप लोग के सामने, आप उसको देखिए। और फिर देखिए कि मेजोरिटी जो ऊपर हुक्मरान जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं। अब देखें, अच्छा यहाँ पे थोड़ा केस अलग है, अवाम जो थी वो मेजोरिटी बुद्धिज्म के मानने वाली थी। लेकिन आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब ऊपर हुक्मरान जो होता है वो हिंदू हो, या हुक्मरान दूसरे मजहब का मानने वाला हो, तो अगर नीचे जो अवाम होती है वो दूसरे मज़हब के मानने वाली हो, तो वो जो एक बन जाता है, दरमियान में गैप आ जाता है। जो कुछ भी अभी इंडिया के अंदर देख रहे हो, ऐसी सूरत हाल पर क्रिएट होती है। फिर वही वही हुआ, इज ऑन पीपल वाज नॉट हैप्पी विद हिम। उसके अपने जो लोग थे उससे खुश नहीं थे। अच्छा, अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देख रहे हैं। इज लेगेसी इज दैट ही वाज रिबिलियन, वो बागी था। एंड फॉर हिज ऑन पीपल ही वाज टायरेंट रूलर, वो अपने लोगों के लिए भी वो जालिम जाबिर हुक्मरान था। जाहिर सी बात है, मजहब का कॉन्फ्लिक्ट जहां पर आता है ना, तो फिर ये चीजें पाई जाती हैं। बट फॉर फॉर हिज लैंड, फॉर द लैंड ऑफ सिंध, लेकिन वो लड़ा जरूर। इस बात को जो मुस्लिम जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी लिखा कि वो बड़ी बहादुरी से लड़ा, ठीक है, जो अपनी जमीन के लिए लड़ा हुआ है एटलीस्ट जरूर। यस, दिस इज हिज लेगेसी, इसके लेगेसी का पॉजिटिव पॉइंट है। बट हमें थोड़ा सा यहाँ ये सोचने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। वो सिंध की धरती के लिए लड़ा, सिंध के लिए लड़ा वो, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या सिंध की धरती थी वो, जिसके पे वो काबिज था, उस पर कानूनी तरीके से आया हुआ था वो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस तरह इनकलाब आते हैं, इनकलाब इसी तरह आते हैं, एक डायनेस्टी कंपायर को छोड़ दी, मतलब एक कंपायर जो है के ऊपर दूसरी कंपायर कब्जा कर लेती है, इनकलाब इस तरह आते हैं। लेकिन क्या इनकलाब आने के बाद उसने ओवरथ्रोन की गवर्नमेंट, तो क्या वहाँ की जो आवाम से खुश थी? नहीं थी वो। तो उसके अपने लैंड के लिए नहीं लड़ा था बेसिकली, वो अपनी जो हुक्मरानी थी, अपनी जो सल्तनत थी, अपनी अंपायर थी, अपने खानदान की जो अंपायर थी, उसके लिए लड़ा था। अपने लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ा था वो। अपने लोगों के लिए अगर वो लड़ता तो फिर जुल्म क्यों करता उनके ऊपर? तो हमें ये थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर देखना चाहिए। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और बिन कासिम को देखते हैं। He was nephew and son-in-law of एजाज बिन यूसुफ। एजाज बिन यूसुफ का जो है ना भतीजा और उसका दामाद था। A young boy of just 17 years। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। कुछ लोग हिस्टोरियंस कहते हैं ये वो 18 साल का, कुछ 21 साल का, कुछ 27 साल का। अब इस चीज़ को साइड पे रख दिया मैंने, क्योंकि एक वैसे एक उसका वो बना रहा था, मैं कैरेक्टर स्केच बना रहा था, तो मैंने ये लिख दिया। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, हम इसका करेक्टर देखते हैं, इसके करेक्टर की बाकी चीज़ें क्या थी। ये वॉज द कमांडर ऑफ उमैया एम्पायर। ये उमैया एम्पायर का कमांडर था। अब रैदार जो था वो हुक्मरान था, ये कमांडर था, ये सुपर सलार, एक मुहिम का सुपर सलार था जो सिंध की तरफ आई थी। अच्छा, अब देखें, जब मैंने आपको बताया ना पिछले, हम जब पढ़ा कि जब कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचा ये, तो इसको खलीफा वक्त ने वापस बुला लिया बिन कासिम को,
और जब वापस बुलाया उसने, ठीक है, तो वो वापस चला भी गया। अब यहाँ पे लाखों लोग उससे चाहने वाले थे, वो बुद्धिज्म के मानने वाले, छोटी जात के मानने वाले, उसके से मुतासर हुए थे, जो मुसलमान हो इवन नहीं भी थे, जो हुए थे, कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन वो उसको एटलीस्ट अपना भगवान या इस तरह का जो उनके लिए एक हैसियत रखता था बिन कासिम, जो उसने उसको ब्राह्मणों से निजात दिलाई थी इस अवाम को। लेकिन जब इसको बुलाया गया, ये उसने खुद ब खुद अपने आप को पेश किया और ये वापस चल पड़ा कैपिटल की तरफ, जो दमिश्क था उसकी तरफ। अब हम थोड़ा सा आके देखते हैं चीज इसकी इसकी ज़ात को। When he returned towards capital city, he was died in prison. ये वो कैद मार के जब वापस जा रहा था। He obeys the Caliphate orders. अब देखें यहाँ मैंने Caliphate orders, खिलाफत का ऑर्डर, खिलाफत का हुक्म लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा कि जो ये उसका अपना एक जाती भी पॉइंट ऑफ व्यू था। बिन कासिम जो था वो खलीफा को देख के वापस नहीं जा रहा था, वो उसके लिए खिलाफत जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, खलीफा इम्पोर्टेंट नहीं था। वो खिलाफत को वो जो एक है ना कि मुसलमानों की जो ये सब यूनिटी को वो देख रहा था, अपनी ज़ात वगैरह वो देखता तो कभी ना जाता वो, बट उसके लिए खिलाफत इंपॉर्टेंट थी। उसे पता था कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे लिए, अब इतना पॉपुलर इंसान जिसके लिए एक इलाका उसने फतह किया था, उसे पता था कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं कैद में होऊंगा या मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वापस जा रहा था। अब नेक्स्ट जो मैंने कहा, फॉर हिम खिलाफत इज सुप्रीम एंड दिस थिंग शोज द लेगेसी ऑफ बिन कासिम। अब एक और तनकीद जिसके ऊपर की जाती है वो ये, although he was a nephew of इजाज बिन यूसुफ, लोग इसको इजाज बिन यूसुफ से मिलाते हैं, ठीक है, इजाज बिन यूसुफ ने बड़े जुल्म किए थे, बड़ी जगह तो सहाबा कराम को शहीद किया था, ठीक है, वो उसका अपना एक अलग उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना एक इजाज बिन यूसुफ की अपनी जाती एक जिंदगी है, वो अलग करैक्टर है एक। अब ये उसका भतीजा है, उसका दामाद है, ये उसका फॉल्ट नहीं था, ठीक है, although he was a nephew of Hijabi, but that is not his fault, ये उसकी गलती नहीं थी, तो कुदरती एक अमल है और ये होता है। अब ये इसके अंदर इसको अमल दखल नहीं था। For the people of Sindh, especially that belongs to lower caste and Buddhism, he was hero। यहाँ के लोकल लोगों के लिए जो खसूसी तौर पे छोटी जात तरफ रखते हैं या फिर बुद्धिज्म के माने, उनके लिए वो हीरो था। क्यों हीरो था? उसने ब्राह्मणों से निजात दिलाई थी उनके ऊपर, वो जुल्म नहीं कर रहा था, वो जुल्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और ये हिंदू हिस्टोरियंस भी जो है ना वो भी लिखते हैं कि ही वाज जस्ट, ही वाज काइंड, बड़ा रहमदर इंसान था ये। अच्छा, अब इसकी लेगेसी का एक और पॉइंट, ही ओपन द डोर ऑफ इस्लाम इन दिस लैंड टुडे कॉल्ड पाकिस्तान। इसने इस सरजमीन के ऊपर जो आज का पाकिस्तान है, खास तौर पर सिंध जो है, यहाँ पर इस्लाम का दरवाज़ा ओपन किया था। इट इज़ हिज लेगेसी दैट टुडे वी आर मुस्लिम। ये इसकी लेगेसी, ये इसकी वजह से है कि आज हम खास तौर पर सिंध के जो लोग हैं मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ बिन कासिम नहीं आया था, बाकी महमूद गज़नवी भी आया था और गौरी भी आया था, शहाबुद्दीन गौरी, बुजुर्गान दीन भी थे, बट पहले तो सबसे पहले तो यही आया था, और ख़ास तौर पर सिंध में तो यही आया था। तो अब इसके मैंने आपको लोगों को दोनों के जो स्केच थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि किसको आपने, कौन आपके लिए सुप्रीम है और कौन आपके लिए हीरो है और कौन आपके लिए हीरो नहीं है। ये मैंने आपके सामने खुद रख दी, अब आप खुद जांचें इस चीज़ को। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ कंकरिंग ऑफ सिंध, सिंध को फतह करने के क्या वो हुए। अब देखें, मैंने पहले भी एक बात क्लियर कर दी, जो लोग तनकीद करते हैं, नकाद है, वो भी ये कहते हैं कि इस्लाम फैलाना नहीं आया था। मैंने भी ये कहा इस्लाम फैलाना तो बिल्कुल भी नहीं आया था, बट इसकी जो एक्सपीडिशंस थी उसने पैड द वे फॉर फ्यूचर प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। उसने जो इस्लाम का जो फैलाव था मुस्तकबिल के अंदर, उसकी तरफ राह हमवार की थी। और बहुत ऐसे काम हुए। The Muslim learned Indian sciences like medicine, astronomy और मैथमेटिक्स। मैंने जैसे पहले बताया था, हमने गुप्ता एम्पायर को पढ़ रहे थे कि जो हिंदू थे, यहाँ के लोकल जो लोग थे, वो मेडिसिन के अंदर उन्होंने एक बहुत मतलब अपने रूज पर थे, बामे रूज पर। एस्ट्रोनॉमी के अंदर उन्होंने वो ज़मीन गोल है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हिंदू यहाँ के लोकल जो यहाँ के लोग थे उन्होंने बताया था। मैथमेटिक्स के अंदर पाई की वैल्यू उन्होंने दरियाफ्त की थी, जीरो को ये लेकर आए, डेसिमल सिस्टम को ये लेकर आए थे मैथमेटिक्स के अंदर, तो उनके पास नॉलेज तो थी, ठीक है। अब हुआ क्या, संस्कृत बुक ऑन वेरियस सब्जेक्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। अब जो यहाँ की जिस मुकामी जुबानें थी, जो यहाँ का मुकामी लोकल इल्म था, उसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक के अंदर,
उसको अरबिक के अंदर ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। और यहाँ का जो लोकल इल्म था उसको अरबिक में और यहाँ से लोकल, यहाँ से किताबों को नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से जो स्कॉलर्स थे हिंदू या संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, यहाँ के लोकल साइंटिस्ट, इस तरह के जो लोग थे, इनको बाकायदा हारून रशीद के ज़माने में बगदाद में बुलाया गया और वहाँ पे उनको बाकायदा शाही मेहमान रखा गया। और ये तो ये इस तरह, और ये यूं ही हुआ था। रोमन एम्पायर के ऊपर जब हमला हुआ, पर्शियन एम्पायर के अंदर हमला हुआ, तो मुसलमान वहाँ से उनका इल्म इकट्ठा किया, वहाँ उनकी बातें इकट्ठी, किताबों को कन्वर्ट किया अरबी के अंदर। और फिर देखें आपके ये जो हमारा मुस्लिम्स का जो गोल्डन एज है, जिसके अंदर साइंस, जिसके अंदर ज्योग्राफी, जिसके अंदर सोशियोलॉजी, हम साइंस के अंदर आगे थे हम हर लिहाज से, तो वो फिर हमारी इसी वजह से शुरू हुई कि हमने पिछली जो साइंसेस थी, पिछला जो इल्म था बाकी कौमों का या बाकी जो सल्तनतों का, वो अरबियों ने उसको क्या किया था, कन्वर्ट करके उसको पहले उसको देखा था, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने नए तजर्बात, नई साइंसेस, नई आइडियोलॉजीज, नई नई चीज़ों का वो सामने लेकर आए थे। तो ये दो हमें फ़वाइद हुए इस बेनिफिट ऑफ कंकरिंग ऑफ सिंध के। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी। अब मैं इसको यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ, और हम बढ़ते हैं आगे जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है उसकी तरफ। तो थैंक यू सो मच।